बढ़ती महंगाई के बीच आम जनता के लिए बड़ी राहत की खबर है। केंद्र सरकार बड़ा फैसला लेते हुए घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में भारी कटौती कर सकती है। जानकारी के मुताबिक सरकार घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दामों में 200 रुपये की कटौती कर सकती है। इस फैसले की जल्द ही घोषणा भी की जा सकती है, जिसके बाद आम जनता को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। बता दें कि सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत घरेलू रसोई गैस सिलेंडर पर 200 रुपये की सब्सिडी की मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 29 अगस्त को हुई कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया है। दरअसल इससे पहले अगस्त महीने की पहली तारीख को पेट्रोलियम कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपये की कटौती की थी। हालांकि घरेलू गैस सिलेंडर की दामों में कोई भी बदलाव नहीं हुआ था। बता दें कि राजधानी दिल्ली में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 1103 रुपये है और मुंबई में रसोई गैस सिलेंडर का दाम 1102 रुपये 50 पैसे है, जबकि कोलकाता में 1129 रुपये और चेन्नई में 1118 रुपये 50 पैसे था। इतना ही नहीं, पेट्रोलियम कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी की कीमतों में बदलाव करती है। अगर सरकार सिलेंडर में 200 रुपये की कटौती करती है तो दिल्ली में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत अब 903 रुपये हो जाएगी। वहीं सरकार के इस फैसले को आने वाले चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल इस साल देश में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे अहम राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जबकि 2024 की शुरुआत में लोकसभा चुनाव भी हैं। ऐसे में महंगाई एक बड़ा चुनावी मुद्दा है, जबकि विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर रसोई गैस की कीमतों को लेकर हमलावर बना हुआ है। वहीं सरकार के इस फैसले से आम जनता को अब काफी राहत मिलेगी। बीजेपी सांसद वरुण गांधी अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। वरुण गांधी के संबोधन के दौरान एक ऐसा वाकया हुआ जिसका वीडियो वायरल हो गया है। बता दें कि संबोधन के दौरान वरुण गांधी के पास खड़े एक साधु का फोन बज गया तो वरुण के समर्थकों ने साधु को टोक दिया। इस पर उन्होंने कहा कि अरे रहने दो, पता नहीं महाराज कब मुख्यमंत्री बन जाएं। नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, बच्चियां हैं, बेटियां हैं, बेटे हैं। मैं चाहता हूँ ये जमीन हम उनके लिए सींच के जाएं। मैं चाहता हूँ कि महाराज जी ले लीजिए, फिर क्या फर्क पड़ता है, हो सकता है कोई जरूरी हो। क्यों मत सुनो, इधर आओ, इधर आ जाओ। आप बिल्कुल इनको ऐसा मत करो कल जाके ये मुख्यमंत्री बन जाएंगे, फिर हमारा क्या होगा। समय की गति को समझा करो महाराज जी। मुझे लगता है आज समय अच्छा आ रहा है। इतना ही नहीं, वरुण गांधी ने इशारों में अपनी ही सरकार को निशाने पर लिया। वरुण गांधी ने लोगों से कहा कि किसी की भीड़ चाल में आकर वोट ना दें। किसी को भी आप वोट करें, किसी को भी करें, लेकिन भीड़ चाल में ना करें, दिमाग लगा के करें। ये नहीं कि कोई आया भारत माता की जय बोल दिया, जय श्री राम बोल दिया, आपने वोट डाल दी, क्योंकि उसके बाद आपकी गिनती भी वैसी हो जाएगी जैसे कि आप लोग एक मनुष्य, एक आत्मा नहीं हो, आप लोग बस एक संख्या। मैं नहीं चाहता हूं कि आप एक संख्या बने। वरुण गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि कब तक हमारे बच्चे पलायन कर ईंट भट्टों पर काम करेंगे। सरकार को इस पर सोचना चाहिए। बड़े बड़े शहरों और नगरों में रोजगार हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा कुछ नहीं है। सरकार को उद्योगपतियों से निवेदन करना चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में कारखाने लगाएं ताकि यहाँ के लोगों को काम मिले, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। बिहार में जातीय जनगणना का विरोध करते हुए केंद्र सरकार ने एक नया हल्फनामा दाखिल किया है। पहले वाले हल्फनामे में केंद्र सरकार ने कहा था कि जनगणना से कोई भी जुड़ा काम केंद्र सरकार के अलावा कोई और नहीं कर सकता है। कुछ ही घंटों के बाद केंद्र सरकार ने अपने हल्फनामे को बदल दिया, जिसके बाद नए हल्फनामे में केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि पैरा 5 अनजाने में शामिल हो गया था। दरअसल इस पैरा में ही कहा गया था कि केंद्र सरकार ही जनगणना या जातीय जनगणना जैसी कोई भी कार्रवाई करने के लिए अधिकृत है। भारतीय जनता पार्टी बिहार में जातीय जनगणना के पक्ष में रही है, इस बात को पूरा बिहार जानता है। जितने बार भी इसका प्रस्ताव बिहार के विधानसभा में आया है, भारतीय जनता पार्टी सभी प्रस्तावों के समर्थन में रही है।
सम्राट चौधरी जी ने आज स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो भी आंकड़े इस सर्वेक्षण के माध्यम से सरकार के पास आए हैं उस पूरे आंकड़े को बिहार सरकार जारी करे, नहीं तो हम ये मानकर चलेंगे कि ये सरकार समाज के पिछड़े अति पिछड़े दलितों महादलितों को ठगने का काम करे। वहीं जेडीयू ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि कई महीनों से जातीय जनगणना को लेकर कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, तो अब तक केंद्र सरकार की नींद क्यों नहीं टूटी थी। जो ये जातीय गणना का काम आर्थिक सर्वेक्षण के साथ करा रही है उसके पक्ष में फैसला दिया। अब इसके विरोध में कुछ लोग उच्चतम न्यायालय गए, लेकिन उच्चतम न्यायालय में भी इतने दिनों से केंद्र सरकार की नींद नहीं टूटी थी। उधर आरजेडी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि आपने जानबूझकर पॉइंट 5 को हल्फनामे में डाला था। उसमें कहते हैं कि 5वां नंबर पॉइंट इनएडवर्टेंट एरर था और ये दूसरी एफिडेविट भी कल ही जमा होती है। अब 5 में कहते हैं कि 5वां इनएडवर्टेंट नहीं है, इट वाज डेलिबरेटली आपने ब्लॉक करने की कोशिश की। मैं सिर्फ सरकार को हाथ जोड़ के कहता हूं, आगाह करता हूं, आप बहुत बड़ी एक ज्वालामुखी को जन्म दे दीजिएगा। बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की पहल को पूरी तरह से वैध और कानूनी रूप से सक्षम बताया था। उसके बाद करीब 3 महीने तक रुकी हुई प्रक्रिया को फिर से शुरू करने का मार्ग तय किया गया था। जातीय जनगणना का फैसला पिछले साल बिहार कैबिनेट में लिया गया था। पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के विवाद में अब एक नाटकीय मोड़ आया है। आलोक मौर्य ने पत्नी पर लगाए सभी आरोपों को वापस ले लिया है। हालांकि उन्होंने इसकी कोई वजह नहीं बताई है। मीडिया ने उनसे इस बारे में कई बार पूछा। क्या कोई समझौते को लेकर के कोई बातचीत चल रही है? वजह क्या है? वजह तो कुछ होगी ना, वजह क्या है? ज्योति से कोई बातचीत हुई है आपकी इसको लेकर के? समझौता हो रहा है क्या? नहीं, इधर देखिए बताइए, क्या किसी शिकायत पत्र वापस आपने क्यों लिया? क्योंकि शिकायत आपने की थी, खुद ही भ्रष्टाचार का आपने आरोप लगाया था उनके ऊपर। क्या वजह क्या है? क्या चाहते हैं? कमेटी के दबाव है? नहीं सर। क्या वो पीसीएस अधिकारी है, इस वजह से लग रहा हो कहीं उनकी लॉबी जो है वो आपके ऊपर दबाव डाल रही हो? नहीं। दरअसल 28 अगस्त को आलोक जांच कमेटी के सामने ज्योति मौर्य के खिलाफ साक्ष्य पेश करने पहुंचे थे। वो अपर आयुक्त अमृतलाल बिंद के सामने साक्ष्य पेश किए और जांच कमेटी के दफ्तर में करीब आधे घंटे तक मौजूद रहे। आलोक मौर्य को समिति के समक्ष बुलाया गया था। आलोक मौर्य ने लिखित दे करके शिकायत वापस लेने के लिए अनुरोध किया है। कोई वजह उन्होंने नहीं बताई है। उन्होंने कहा मैं सोच विचार कर शिकायतें वापस ले रहा हूँ। इस पर मैं अभी कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। कोई टिप्पणी मैं नहीं कर सकता। उन्होंने लिखित दिया है कि मैं शिकायत वापस ले रहा हूँ। अब जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट कमिश्नर प्रयाज को भेजेगी। इसके बाद शासन ये तय करेगा कि मामले में जांच करनी है या नहीं। आलोक ने अवैध संबंध और भ्रष्टाचार की शिकायत शासन से की थी। आरोप लगाया था कि पीसीएस अफसर बनने के बाद उन्होंने करोड़ों की संपत्ति अर्जित की है। साथ ही पत्नी पर होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे से अवैध संबंध का भी आरोप लगाया था। वहीं ज्योति ने भी धूमनगंज थाने में दहेज उत्पीड़न का केस आलोक और उनके परिवार पर दर्ज कराया था। फिलहाल आलोक बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि मामले में आगे क्या होता है। इससे पहले ज्योति और आलोक के तलाक मामले में 18 अगस्त को फैमिली कोर्ट प्रयागराज में सुनवाई होनी थी, मगर ज्योति हाजिर नहीं हुई। साथ ही आलोक भी कोर्ट नहीं पहुंचे थे। इसको लेकर दोनों पक्षों के वकील की ओर से कोर्ट में माफीनामा लगाया गया था। बता दें कि ज्योति ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाकर सोशल मीडिया पर उनके ऊपर बन रहे मीम्स को हटाने की मांग की। नमस्कार, मैं हूं संजीव शर्मा। तो आज आपको बता दें कि स्टॉक मार्केट्स में फ्लैट आज रहा है बाजार। कुछ 79 पॉइंट्स के आसपास मार्केट में जंप हुआ है। सुबह की तरफ थोड़ा ज़्यादा मूवमेंट था, लेकिन बंद होते होते सिर्फ 79 पॉइंट्स का गेन रह गया है। तो आज आपको बता दें कि जो बड़ा मूवमेंट आया है वो केमिकल्स में आया है। केमिकल सेक्टर में आज सारे स्टॉक्स जो हैं बहुत तेज़ी से बढ़े हैं, क्योंकि केमिकल सेक्टर जो है वो अंडर परफॉर्म कर रहा था। इनके कंपनीज़ के रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं आ रहे थे, सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहा था। स्टॉक्स भी नीचे दबे हुए थे, बाकी मार्केट भाग रही थी, केमिकल के स्टॉक्स नीचे चल रहे थे। लेकिन आज अचानक से उसमें काफ़ी जंप आया है
और काफ़ी केमिकल के स्टॉक्स आज अप है। तो आज मार्केट का जो हाईलाइट है वो है केमिकल के स्टॉक्स में जो जंप आया है वो। तो एक तो जो केमिकल कमोडिटी है उसमें प्राइसेस का फर्मिंग अप है, तो उसकी वजह से मार्केट में मूवमेंट है। और दूसरा ये माना जा रहा है कि चाइना की डिमांड इम्प्रूव होगी तो केमिकल्स की खपत में भी इम्प्रूवमेंट आएगा, उसकी वजह से स्टॉक्स में गेन देखने को मिल रहा है। तो देखिए आपके सामने हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स 13% का जंप है, मेघमनी फाइनकेम ये भी 13% का जंप है, GHCL 11% का जंप है, एल्काइल अमीन्स 9% का जंप है। तो ये हमने आपको एक फ्लेवर दिया है केमिकल स्टॉक्स का, लेकिन बहुत सारे स्टॉक्स मतलब 10, 15, 20, 25 कंपनीज के आज ये बहुत तेज़ी से भागे हैं केमिकल कंपनीज के। उसके अलावा बताएं आपको जो बड़ा स्टॉक का मूवमेंट रहा है वो आज है गोकुलदास एक्सपोर्ट्स का। ये स्टॉक में अपर सर्किट लगा हुआ है 20% का सुबह से। ये टेक्सटाइल कंपनी आपको बता दें, बड़ी टेक्सटाइल कंपनी है, एक्सपोर्ट्स भी काफ़ी हैं इनके। तो ये जो कंपनी है इसने एक एक्विजिशन किया है, तो वो जब अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद से स्टॉक जो है ये अपर सर्किट पे लगा हुआ है। तो इस स्टॉक पे मैक्सिमम जंप आपने को देखने को मिला है क्योंकि ये अपर सर्किट पे स्टॉक चल रहा था। उसके अलावा देखिए आज जो बड़ा मूवमेंट है वो है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में। रिलायंस में से निकली हुई कंपनी ये आज जो है देखिए ऑलमोस्ट इसमें सर्किट लग गया था, लगभग 5% का जंप है। तो आज इसने बड़ा मूव दिया है लिस्टिंग के बाद में पहली बार। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज आज सेंसेक्स का बेस्ट परफॉर्मर है। तो ये हमने आपको गिनाए आज के कुछ बड़े गेनर्स। केमिकल सेक्टर में तेज़ी, रियल एस्टेट में तेज़ी और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.